Hello students, so today we are going to start a second lecture of basic mathematics. Okay, in previous lecture we have covered a little bit of number system. ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग. तो पहला हमारा पॉइंट है आज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो नंबर्स ग्रेटर देन वन और डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ठीक है, ये डेफिनेशन सबको पता होगी कि अगर कोई नंबर जो है वो खुद से डिविजिबल होता है या सिर्फ वन से डिविजिबल होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं. राइट. प्राइम नंबर्स को जनरली हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं. ये भी आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा. ठीक है, कि प्राइम नंबर्स को हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं. अब प्राइम नंबर्स होते क्या है? जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि कोई भी नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो. तो देखिए, और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर रखी है मैंने, नंबर्स ग्रेटर देन वन. नंबर वन से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो वन से बड़ा नंबर सबसे पहले टू आता है. तो टू के बारे में आप सोच के देखना. टू जो है वो या तो वन से डिविजिबल होगा या टू से डिविजिबल होगा. इसके अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा. तो टू इज़ अ वन ऑफ द प्राइम नंबर. ठीक है, उसके बाद अगर थ्री की बात करें, थ्री को भी आप सोच के देखना. थ्री जो होता है वो या तो वन से डिविजिबल होता है या सिर्फ थ्री से डिविजिबल होता है. तो थ्री भी हमारा प्राइम नंबर है. अगर आप फोर के बारे में सोचेंगे तो आप फोर के फैक्टर करके देखना. तो फोर जो है वो वन से भी डिविजिबल होता है, टू से भी डिविजिबल होता है और फोर से भी डिविजिबल होता है. तो फोर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, टू, थ्री, फाइव, सेवन एंड सो ऑन. ये सारे क्या है? आपके प्राइम नंबर है. राइट. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? देख लीजिए, अ नंबर डेट हैज़ मोर देन टू डिवाइजर्स. ठीक है ना, अगर किसी नंबर के दो से ज़्यादा डिवाइजर हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं. ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले लें. मान लीजिए आपने सिक्स ले लिया, तो सिक्स के डिवाइजर क्या क्या है? सिक्स किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? सिक्स वन से डिवाइड हो सकता है, सिक्स टू से डिवाइड हो सकता है, सिक्स थ्री से डिवाइड हो सकता है और सिक्स सिक्स से डिवाइड हो सकता है. तो इसके टोटल डिवाइजर कितने हो गए? फोर. ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या है कंपोजिट नंबर की? अ नंबर डेट हैज़ मोर देन टू डिवाइजर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आई थिंक सबको पता होने चाहिए, तो देखते हैं. फर्स्ट इज टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. ठीक है, तो ये आई थिंक आपको पता होगा कि टू जो होता है वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है हमारे पूरे नंबर सिस्टम में. ठीक है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑड होते हैं. राइट. वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. जो वन होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. ठीक है, इसको भी आप आराम से सोच सकते हैं. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. ठीक है, अब अभी जैसे मैंने आपको बताया, टू आपका प्राइम नंबर होता है, थ्री आपका प्राइम नंबर होता है, फोर आपका कंपोजिट नंबर होता है. लेकिन जो फोर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, उससे छोटा कंपोजिट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है. राइट, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है. नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स एक्सेप्ट वन. ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्या आपको बता रहा है कि अगर वन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वन तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो वन को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वन को छोड़ के नेचुरल नंबर क्या होंगे आपके? टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन. ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि वन को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक ना, अगर उनमें से जो नंबर प्राइम नहीं होंगे तो वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे. जैसे मान लो टू प्राइम होता है, ठीक है, थ्री प्राइम होता है, ओके, फोर प्राइम नहीं होता है तो फोर क्या हो गया? कंपोजिट हो गया. अगेन फाइव प्राइम होता है, ओके, सिक्स प्राइम नहीं होता, और अगर सिक्स प्राइम नहीं है तो क्या हो गया? कंपोजिट हो गया. जैसे टेन है, टेन प्राइम नहीं होता है तो क्या हो गया? कंपोजिट हो गया. आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सबको. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3, 5, 7 आर द ओनली प्राइम नंबर्स दोज कैन बी रिटन एज p, p+2, p+4. ये एक पॉइंट है जो आप मेमोराइज कर सकते हो कि 3, 5, 7 ये एकमात्र तीन ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्बो है. ठीक है ना, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का कॉम्बो है, या ऑड प्राइम नंबर्स का कॉम्बो है, जिसको आप p, p+2, p+4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऐसा दूसरा कॉम्बो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? 3, 5, 7 आर द ओनली प्राइम नंबर्स दोज कैन बी रिटन एज p, p+2, p+4. तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी हो गए, ऑड नेचुरल नंबर भी है, ऑड थ्री ऑड नेचुरल नंबर्स, या आप बोल सकते हो थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड
प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो और इसके अलावा और कोई आपको ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा पूरे नंबर सिस्टम में, राइट। तो ये आप जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है ना, याद रख सकते हो कि अच्छा ऐसा भी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है प्रूव डेट फॉर एनी प्राइम नंबर, ठीक है, प्रूव डेट फॉर एनी प्राइम नंबर p, ठीक है ना, प्रूव डेट फॉर एनी प्राइम नंबर p प्लस 4 एंड p प्लस 7 कैन नॉट बी प्राइम नंबर। इन्होंने बोला कि आप दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले लो p, ठीक है ना, उस प्राइम नंबर के लिए p प्लस 4 और p प्लस 7 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। हमने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब जो प्राइम नंबर लेना है वो आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब प्राइम नंबर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा चलो पहला केस ले लेते हैं। पहला केस मैंने लिया कि जो p है आपका वो इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर आपको पता है, अभी मैंने बताया था, इवन प्राइम नंबर जो होता है वो एक ही होता है सिर्फ, ठीक है, क्या होता है 2, ठीक है। तो पहले केस में मैंने माना कि p जो है इवन प्राइम नंबर है, तो p प्लस 4 क्या होगा, तो p आपको पता है यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद p प्लस 7, तो p की वैल्यू आपको पता है 2 है, 2 प्लस 7 कितना हो गया 9, तो 9 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो पहला मैंने केस लिया कि जो p है वो इवन प्राइम नंबर है। अगर p इवन प्राइम नंबर है तो ना तो p प्लस 4 प्राइम नंबर होगा ना p प्लस 7 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इवन के लिए तो ये बात आपकी प्रूव हो गई। ऐसे ही हम लोग लेते हैं केस 2, ठीक है ना, केस 2 लेते हैं, और केस 2 में हमने माना कि जो p है वो ऑड प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? अगर p आपका ऑड प्राइम नंबर है, अगर p क्या है आपका ऑड प्राइम नंबर है, तो p प्लस 4 के बारे में सोचो, p प्लस 4 के बारे में सोचो, ठीक है ना, और p प्लस 7 के बारे में सोचो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये बोला है कि प्रूव डेट फॉर एनी प्राइम नंबर p प्लस 4 एंड p प्लस 7 कैन नॉट बी प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन के लिए हमने देखो बताया आपको कि p प्लस 4 भी आपका प्राइम नंबर नहीं बन रहा है और p प्लस 7 भी प्राइम नंबर नहीं बन रहा है। अगर मैं ऑड की बात करूं, मान लो कोई आपने ऑड नंबर लिया, तो ऑड नंबर अगर आप लेंगे तो अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर ये ऑड है और 7 भी ऑड है, तो आपको पता है ऑड प्लस ऑड क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड एक इवन नंबर बन जाएगा, और वो जो इवन नंबर होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि इनमें से ऑलरेडी एक नंबर 7 है। अब 7 में आपको एक और ऑड नंबर ऐड करोगे तो ऑड प्लस ऑड तो इवन नंबर बनेगा, बट वो 7 से बड़ा होगा। और आपको पता है कि जो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर एकमात्र होता है 2, ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर एकमात्र होता है 2। तो अगर कोई नंबर 7 से बड़ा है और इवन है तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि फॉर एनी प्राइम नंबर p, ठीक है ना, आप कोई भी प्राइम नंबर p ले लेते हैं, ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मतलब जो अभी हमने प्राइम नंबर वगैरह, कंपोजिट नंबर वगैरह पढ़े थे, उसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डेट 4 इंटू 100 की पावर 400 प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अभी कंपोजिट नंबर की मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, एनी नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर्स इज नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है, सॉरी, कंपोजिट नंबर। तो अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं, ठीक है, तो आप उसको कंपोजिट नंबर बोल सकते हो। तो अगर मुझे ये बात प्रूव करनी है कि ये पर्टिकुलर नंबर एक कंपोजिट नंबर है, तो अगर मैं इसको 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स के फॉर्म में, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाता हूँ, तो या मैं प्रूव कर पाऊंगा कि एक ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने देखा कि ये लिखा है 4 इंटू 100 की पावर 400। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, 4 को मैंने 2 लिख दिया और 100 की पावर 400 को लिख दिया 100 की पावर 200, और इस पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और 100 की पावर 200 का स्क्वायर करोगे तो पावर मल्टीप्लाई होती है 100 की पावर 400, राइट। और 1 लिखा है, 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। तो आपने देखा ये ऐसे लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, मान लो 2 इंटू 100 की पावर 200, ये एक नंबर है a,
ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें 2ab वाला टर्म ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो मैंने क्या किया, 2ab वाला टर्म ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो 2ab वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना है आपका 2 इंटू 100 की पावर 200, ये ए है आपका, और b कितना है आपका 1। तो ये टर्म ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये आपको पूरे मैथ्स में याद रखना कि अगर आप किसी एक्सप्रेशन में कुछ ऐड कर रहे हैं तो आपको ऐड करने के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है, ये पहला टर्म लिखा है ए स्क्वायर, ये दूसरा टर्म लिखा है बी स्क्वायर, और ये लिखा है 2ab। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, माइनस ये देखो, और ये जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया था इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 इंटू 2 100 की पावर 200, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 100 की पावर 100 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखो आप, ये 2 इंटू 2 4 है, तो देखो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 100 की पावर 200 थी तो उसको मैंने लिख दिया 100 की पावर 100 और पूरे का स्क्वायर, तो बार बार मल्टीप्लाई होगी तो 100 की पावर 200 हो जाएगा, राइट। अब आप ध्यान से देखो अगेन, ये देखो एक नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर टाइप, ये दूसरा नंबर लिखा है बी स्क्वायर टाइप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हो आप। तो 2 इंटू 100 की पावर 200 प्लस 1 और प्लस ये तो ए हो गया, और बी क्या है आपका 2 इंटू 100 की पावर 100, ठीक है, ये आपका ए आ गया। और दूसरा देखो क्या होगा, मतलब ये आ गया आपका a प्लस बी, राइट, और सेकंड हो जाएगा 2 इंटू 100 की पावर 200 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 100 की पावर 100, ठीक है। तो ये आपका पहले ब्रैकेट में क्या आया है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया है a माइनस बी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, मैंने इस नंबर क्या था हमारा 4 इंटू 100 की पावर 400 प्लस 1, इसको मैंने दो फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नाउ दिस इज अ कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर कब बोलते हैं। तो मैंने बोला था कि अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं तो आप उसको कंपोजिट नंबर बोल सकते हो। तो ये जो नंबर था हमारा 4 इंटू 100 की पावर 400 प्लस 1, इसका एक डिवाइजर तो 1 होगा, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। दूसरा डिवाइजर वो खुद नंबर होगा जो ये लिखा हुआ है, और इन दो के अलावा 2 डिवाइजर और हमें पता चल गए, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, क्योंकि उसी के ये दोनों फैक्टर हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि हैंस 4 इंटू 100 की पावर 400 प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप ये बात क्लियर होगी सबको, ठीक है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने ये 2 एग्जांपल लिए थे कि भाई प्राइम नंबर का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये 2 एग्जांपल थे हमारे, राइट। आई होप क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स के बारे में देख लो भाई। 2 नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरली प्राइम आर को प्राइम इफ देयर SCF इज 1, ठीक है। कोई भी 2 नंबर जिनका SCF क्या होता है 1 होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है नॉट नेसेसरली प्राइम, मतलब काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो जो होते हैं वो बेसिकली प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले सकता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 2,3, ठीक है, ये 2 नंबर है 2 और 3, ये दोनों प्राइम है, तो 2 प्राइम नंबर्स के बीच में तो हमेशा SCF 1 ही होगा, तो वो तो हमेशा को प्राइम होंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखो मैं लेता हूँ 5,6 लिया मैंने, देखो अभी 5 तो प्राइम है बट 6 तो आपका प्राइम नहीं है, बट फिर भी इन दोनों का SCF क्या है 1 है, तो 5 और 6 भी आपस में कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स है। तो ये एक जो कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को काफ़ी कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो तो प्राइम होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर नंबर प्राइम नहीं भी हैं तब भी वो को प्राइम हो सकते हैं, उसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये देखिए कुछ एग्जांपल लिखे हैं। 1,2 ये आपके कैसे हैं, को प्राइम है, क्यों, क्योंकि इनका HCF 1 है। 1,3 ये भी को प्राइम है, क्यों, इनका HCF 1 है। 3,4 तो ये भी आपके कैसे हैं, को प्राइम है, क्यों, क्योंकि इनका HCF 1 है। अब देखो यहाँ पे 3 आपका प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, स्टिल ये दोनों नंबर को प्राइम है क्योंकि HCF 1 है। HCF का मतलब तो आई थिंक सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। 5,6 देखिए इनके बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 6 का HCF भी 1 है, तो ये भी आपके को प्राइम है, राइट। ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं तो हमेशा को प्राइम होंगे। क्या बात समझ आ रही है, इन्होंने क्या बोला, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं तो हमेशा को प्राइम होंगे बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी 2 आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आपको दिख जाए तो वो पक्का कैसे होंगे, वो को प्राइम होंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो वो हमेशा को प्राइम होंगे, कोई भी 2 ले लो, ठीक है। जैसे आपने ले लिया 4,5 ये देखो को प्राइम है, आपने ले लिया 7,8 ये देखो को प्राइम है, आपने ले लिया 9,10 ये देखो को प्राइम है। क्या बात समझ में आ रही है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमेशा को प्राइम होते हैं क्योंकि उनका HCF हमेशा 1 रहेगा। आप चेक कर सकते हो, कुछ भी कोई भी ऐसे 2 नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मन में सोच सकते हो और इस बात को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2, ठीक है ना। अगर कोई 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आ रहा है देन द नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे ये देखो कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, 3,5 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, तो ये ट्विन प्राइम बोलेंगे इनको। 5 और 7 इनका डिफरेंस कितना है 2, इनको ट्विन प्राइम बोलेंगे। 11 और 13 इनका डिफरेंस कितना है 2, इनको भी ट्विन प्राइम बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है ना, आप बना सकते हो। देखो 17,19 इनका भी डिफरेंस क्या है आपका 2 है, तो इनको भी आप क्या बोलोगे, इनको भी आप बोलोगे ट्विन प्राइम नंबर्स। और देखो मैं एक बता देता हूँ 29,31 ये देखो इनका भी डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो इनको क्या बोलेंगे आप ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, ओके। उसके बाद ये देखो कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार इतना तो आपको याद रखना ही है। क्या क्या है देखो, वैसे इसमें कम ही लिखा है, ठीक है, इन्होंने नंबर्स लिखे हैं 2 से लेके 20 तक। ये देखो 2 से स्टार्ट किए हैं नंबर्स और ये कहाँ तक गए हैं 20 तक। बट मैं जनरली बोलता हूँ कि आपको 2 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। इन्होंने देखो लिखा क्या क्या है, स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, क्यूब्स लिखे हुए हैं और स्क्वायर रूट्स लिखे हैं। तो वैसे तो यहाँ इन्होंने 20 तक ही लिखा है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद रखें, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन के टाइम पे, अगर आप ये याद रहती है वैल्यू तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अदरवाइज आप उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम पे आप फिर मान लीजिए 24 के स्क्वायर की ज़रूरत पड़ रही है तो आप 24 इंटू 24 करोगे जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 25 तक के नंबर्स का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए अगर आप क्लास 11th में आ चुके हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब्स की बात करें तो क्यूब्स मैं रिकमेंड करता हूँ 20 तक ही रिकमेंड करता हूँ, तो ये लिखे हुए हैं। वैसे 20 तक भी ज़रूरत पड़ते नहीं है, अगर आप 15 तक याद रखते हैं डेट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। क्यूब्स आप मेरे हिसाब से 1 से लेके 15 तक अगर याद कर लेते हैं तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है। स्क्वायर्स आपको 1 से लेके 25 तक याद होने चाहिए, क्यूब्स आपको 1 से लेके 15 तक याद होने चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपको जब क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े तो सोचना ना पड़े, मल्टीप्लाई ना करना पड़े, इसलिए। उसके बाद स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट वैसे तो देखो यहाँ पे इन्होंने 10 तक लिखे हुए हैं, जो कि अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। उससे वही होता है कि कैलकुलेशन के टाइम पे आप थोड़ा सा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर कभी कभी क्या होता है कि आप या तो कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं या फिर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये याद रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। जैसे √2 √3 का तो सबको याद होता है, √2 का होता है 1.41 है ना, √3 का होता है 1.732
और 4 तो चलो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 का 2.24 याद होता है जनरली बच्चों को, ठीक है। तो ये कुछ 2 से लेके 10 तक के स्क्वायर रूट्स हैं, अगर याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। और वो याद हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। जब 2-4 बार कहीं पे √7 आएगा, √3 आएगा, उनकी आप वैल्यू रखोगे, देख के भी रखोगे ना, तब भी वो याद हो जाता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है ना, जो हेडिंग थी हमारी नंबर्स टू रिमेंबर। आई थिंक इतना याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, मान लो इन्होंने x लिया है, कोई भी इन जनरल नंबर x लिया, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो कभी भी क्या होगा, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। या तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। जीरो कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो मैं बोलूँगा किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव की जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि नंबर पॉजिटिव होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नंबर जीरो होगा, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया, सपोज आपने 9 लिया, ठीक है, तो 9 एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। √4 ले लो, √4 की वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी। जनरली बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं गलती कि +-2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। एक पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ देखो लिखा है अंडर रूट में x² इज इक्वल टू mod x वेयर x बिलोंग्स टू रियल। तो अभी ये रियल की बात चल रही। अभी ये सेकंड नोट क्या था भाई, देखो दोनों में डिफरेंस है और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है बेसिक मैथमेटिक्स। ये जो बेसिक मैथ्स है ये आपको मतलब एकदम इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको एक छोटी सी भी चीज़ जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की मैथ्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कहने को छोटी हैं, दिखने में छोटी हैं, लेकिन इनके काम जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े होंगे जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे कैलकुलस हो, ठीक है ना। ये सब बातें वहाँ पे काम आएंगी आपके लिए। तो जैसे सेकंड पॉइंट पे हमने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया, √9 की वैल्यू 3 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने बोला कि कोई रियल नंबर है, अब रियल नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। इससे जस्ट ऊपर वाले नोट में पॉजिटिव नंबर बोला था, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है। अब मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर। अगर किसी रियल नंबर के स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तो वो हमेशा मॉड के साथ ओपन होता है, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होगा, मॉड के साथ ओपन होगा, वेयर x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। और मॉड का मतलब क्या होता है अभी आगे डिटेल में बताएंगे, बट फिलहाल आप ध्यान रख लो कि x² की वैल्यू जो होगी, ठीक है ना, मॉड के अंदर अगर x² लिखा है तो वो मॉड के साथ ओपन होगा, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो ±x होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मॉड जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी को क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। आप खुद सोचो कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू मैं -2 रखूँ तो उसका स्क्वायर भी 4 होगा, बट उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझना। मैंने बोला कि मान लो x² है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 रखा, ठीक है। अगर तुम ये सोचो कि x², किसी बच्चे ने क्या किया, x² का स्क्वायर रूट x लिख दिया, तो मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ होगी। प्रॉब्लम देखो, अगर मैंने x की जगह 2 रखा, अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो होगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2। बात समझना, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू -2। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही होता है, तो 2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, ये गड़बड़ आ गया रिजल्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इस
गड़बड़ को हटाने के लिए, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो जब मॉड रहेगा ना, जब मॉड रहेगा तो आप जब अगर यहाँ मॉड लगा के रखोगे तो वो मॉड क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। मॉड का मतलब होता है कि उसकी हम लोग मॉडुलस की बात कर, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो उसकी वैल्यू एक्स नहीं होती है, ये बात ध्यान कर लो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स नहीं होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स होती है। और मॉड क्या करता है, मॉड निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। फिलहाल के लिए तो इतना समझ लो, डिटेल में अभी आगे आएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे कि मॉड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट है तो वो 3 आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऐसे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू एक्स नहीं होगी। वो उसके मैंने 2 एग्जाम्पल आपको रख के दिखा दिए कि अगर मैंने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखी तब तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर मैंने एक्स की वैल्यू निगेटिव रखी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मॉड एक्स होगी, ये बात ध्यान रखनी है, राइट, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी एक्सप्लेनेशन हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिविजिबिलिटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ नंबर्स a एंड b आर डिविजिबल बाय a नंबर c, देन a प्लस माइनस b विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय a नंबर c। देखो इन्होंने क्या बोला, कोई नंबर है a और कोई नंबर है b, ये दोनों नंबर किसी तीसरे नंबर c से डिविजिबल है, तो ये बोल रहे हैं कि उन दोनों नंबर का सम या जो डिफरेंस होगा ना वो भी तीसरे नंबर से डिविजिबल होगा। तो आप देख लो, सपोज मैंने एक नंबर लिया 4, ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाई 2, ध्यान देना, ठीक है। और दूसरा नंबर लिया मैंने एक 6, ठीक है ना, तो 6 जो है वो भी डिविजिबल है किससे, 2 से। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी 2 से डिविजिबल है, तो इनका जो सम होगा 10 वो भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। और इनका डिफरेंस ले लो, अगर मैं 6 माइनस 4 लेता हूँ तो वो 2 आएगा, विच इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपको प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है कि अगर कोई 2 नंबर है a और b और वो दोनों नंबर इंडिविजुअली किसी तीसरे नंबर c से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों नंबर a और b का जो सम होगा या उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी की, ये आपको याद रखनी है। सेकंड है, इफ नंबर a इज डिविजिबल बाई c बट b इज नॉट डिविजिबल बाई c, देन a प्लस माइनस b विल नॉट बी डिविजिबल बाई नंबर c। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि एक नंबर है, ठीक है ना, a, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 6 ले ली, वो 2 से डिविजिबल है, ध्यान देना, वो 2 से डिविजिबल है। और दूसरा नंबर है मान लो 5 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 5 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं, तो इनका जो सम होगा, अगर मैं सम करूँ 11, तो वो भी डिविजिबल नहीं होगा 2 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनका सम करो या डिफरेंस भी ले लो आप, 6 माइनस 5 करोगे, 6 माइनस 5 कितना आएगा 1, तो 1 तो डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सपोज हमारे पास 2 नंबर है a और b और वो दोनों नंबर इंडिविजुअली किसी तीसरे नंबर c से डिविजिबल है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो उनका सम होगा a प्लस बी या उनका जो डिफरेंस होगा a माइनस बी, वो भी डिविजिबल होगा उस थर्ड नंबर c से। सेकेंड प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला कि अगेन एक नंबर है a विच इज डिविजिबल बाई c और एक दूसरा नंबर है b, वो c से डिविजिबल नहीं है, तो a और b का जो सम होगा या उनका जो डिफरेंस होगा वो उस थर्ड नंबर c से डिविजिबल नहीं होगा। उसके ये एग्जांपल भी हमने देखे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इफ a एंड b बोथ आर नॉट डिविजिबल बाई c देन a प्लस माइनस b मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई c। अब देखो इनका कहने का मतलब क्या है कि अब दोनों ही नंबर, ठीक है, जो हमने 2 नंबर a और b लिए थे वो दोनों नंबर एक थर्ड नंबर c से डिविजिबल नहीं है, बट स्टिल उन दोनों नंबर का जो सम है या डिफरेंस है वो डिविजिबल हो भी सकता है थर्ड नंबर c से और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नंबर है 3, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 2। क्या बात समझ में आ रही है? और एक नंबर है आपका 5, ठीक है, ये भी डिविजिबल नहीं है 2 से, नॉट डिविजिबल बाई 2।
क्या बात समझ में आ रही है? बट इनका सम करोगे तो आएगा 10, तो ये तो डिविजिबल है 2 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं थे, बट इनका सम जो है वो 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे 5 - 3 तो वो भी आएगा 2, तो ये भी देखो 2 से डिविजिबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर कोई दो नंबर ए और बी किसी तीसरे नंबर सी से डिविजिबल नहीं है तो उनका जो सम या डिफरेंस होगा उन दोनों नंबर का वो उस थर्ड नंबर सी से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैं बात बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं निकालना है, मान लो कोई स्टूडेंट अब यही मतलब निकाल ले कि अच्छा दो नंबर है जो तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं लेकिन उनका जो सम या डिफरेंस होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा। ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ वर्ड यूज़ किया मैंने मे और मे नॉट बी, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया कि जिसमें डिविजिबल हो रहा है। अभी एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो मैंने बोला कि एक नंबर है 4, ठीक है ना, 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 7, ठीक है, ये भी देखो डिविजिबल नहीं है 3 से, नॉट डिविजिबल बाई 3। और इनका जो सम आएगा 11 वो भी देखो डिविजिबल नहीं होगा किससे, 3 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हैं कि अगर दो नंबर किसी तीसरे नंबर सी से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं तो उनका जो सम या डिफरेंस होगा वो डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक एग्जांपल है, शो डैट अ नंबर ऑफ द फॉर्म xxyy इज डिविजिबल बाय 11। हमें ये प्रूव करना है कि xxyy टाइप का जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो चलो देखते हैं, xxyy तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये यूनिट डिजिट है y, ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट को कैसे लिखते हैं हम लोग? y इंटू 1 करके, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। फिर ये 10th डिजिट है दूसरा वाला y, तो इसको कैसे लिखेंगे? y इंटू 10, ठीक है। उसके बाद ये जो x है, पहला वाला x जो है, मतलब अगर आप इधर से जा रहे हैं, पहले मैं इधर गया फिर इधर गया, अब इस x पे आ गया, तो ये जो x है वो 100th डिजिट पे है, तो इसको लिखोगे x इंटू 100। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर आए हम इस वाले x पे, तो ये कौन से डिजिट पे है? 1000 डिजिट पे है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया x इंटू 1000। ऐसे ही तो लिखते हैं नंबर को, ठीक है। तो ये हो गया y, ये हो गया 10y, ये हो गया 100x और ये हो गया आपका 1000x। क्या बात समझ में आ रही है? तो y और 10y कितना हो गया? 11y, और 100x और 1000x कितना हो गया? 1100x। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब तुम देखो, हमें क्या प्रूव करना था? ये जो xxyy है वो 11 से डिविजिबल होगा, तो इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में ले आया। और अभी मैंने जस्ट आपको एक डिविजिबिलिटी के जो रूल सिखाए हैं कि अगर दो नंबर हैं आपके पास a और b, ए बी जो a नंबर है वो भी c से डिविजिबल है और जो b नंबर है वो भी c से डिविजिबल है, तो a और b का जो सम और डिफरेंस होगा वो भी c से डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो 11y है ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये डिविजिबल है 11 से। क्यों? क्योंकि 11 का मल्टीपल है, डिविजिबल बाई 11। ये देखो 1100x, ये भी डिविजिबल है किससे? 11 से। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी 11 से डिविजिबल है, यहाँ से इसको डिवाइड, 11 का मल्टीपल सीधा सीधा लिखा है, तो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जो पूरा नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा 11 से। क्या बात समझ में आई? ठीक है। तो आप चीज़ों को समझो, ठीक है ना, पॉइंट्स को समझो कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लिखवा रहा हूँ तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। और जितनी भी चीज़ें मैं ये बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि कुछ 4 से 5 टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना, मतलब जो एक्चुअल में जेईई की मैथ्स है वो स्टार्ट करने से पहले मैं 4-5 टॉपिक पढ़ाऊँगा और हमेशा पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ऑफलाइन में भी। तो उनका कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, पूरे जेईई मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं कि फालतू में ये सब पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। और जब उन क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार ये क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको या तो उन्होंने पहले पढ़ा नहीं होता है या पढ़ाया नहीं गया होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में कि किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है डिविजिबिलिटी का रूल, जो अभी हम लोगों ने वो डिविजिबिलिटी की 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा शायद कुछ नोट है, देखते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n। ठीक है, अभी आप स्टार्टिंग में हो क्लास 11th में, तो शायद आपको फैक्टोरियल का मतलब ना पता हो, तो मैं आपको पहले फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूँ। बाकी ये जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ने को मिलेगा हमें। तो देखो फैक्टोरियल का पहले तो सिंबल देख लो, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, फिर उसके मतलब पे आते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल या तो ऐसे इस तरीके से सिंबल बना देते हैं, या फिर ऐसे भी सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने लिखा फैक्टोरियल 5 लिखा, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा, अगर मैं यहाँ फैक्टोरियल 3 लिख दूँ तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, आई होप आपको फिलहाल के लिए तो फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बोला फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होगा, तो फैक्टोरियल 10 का मतलब हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अच्छा, तो अगर मैं फैक्टोरियल 5 का, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120 आ गया। अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 3 कितना होगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 2 कितना होगा, तो 1 इंटू 2, तो वो कितना हो गया 2 हो गया। अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 1 कितना होगा, तो 1 तो 1 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। अभी के लिए इतनी जो इन्फॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है, वो सफिशिएंट है। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में, बाकी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हमारा जो पहला नोट था उसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n। इन्होंने ये बोला कि अगर n कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो पक्का फैक्टोरियल n से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए। ठीक है, अच्छा वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ज़रूरी नहीं है 1 से स्टार्ट होने चाहिए, आप दुनिया के कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, दुनिया के कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा फैक्टोरियल n से डिविजिबल होगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो देखो 5 लिए मैंने, कहीं पे भी ले लो आप, मैंने ले लिए 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17। ये देखो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए। तो इन्होंने क्या बोला था, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो फैक्टोरियल n से डिविजिबल होगा। तो अभी मैंने यहाँ n की वैल्यू 5 ले ली, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करके देख लो भाई, चलो देखते हैं। 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 17। ठीक है, अब फैक्टोरियल 5 को ओपन करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, अब तुम देखो 3 और 5 ने मिलके 3 इंटू 5 कितना होता है 15, इस 15 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस 4 इंटू 2 ने मिलके 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 ने 16 को कैंसिल कर दिया, कितना बचा 2। तो आपका फाइनली ऊपर क्या क्या बचा, 13 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 7। तो हो गया, देखो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दुनिया के कोई भी आप n कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड करेगा। ये बात आप दिमाग में डाल लो। ठीक है, जैसे भी डाल पाओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कोई भी 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट हमेशा 8 से डिविजिबल ले लो, जो मन करे आप ले लो। मैंने लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 6 और 8। ठीक है, 6 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, 8 ही तो होगा। तो इन्होंने बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। इसको 8 से डिवाइड करके देख लो, ये देखो कैंसिल हो गया, 6 आ गया। 2 इंटू 4 ले लो, 2 इंटू 4 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 8 से डिवाइड करके देख लो, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ठीक है, 10 इंटू 12, ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 8 से डिवाइड करके देख लो। तो 4 से कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 2 से 10 क्या हो गया, इसको 2 से 10 कैंसिल, 5 5 इंटू 3 15 आंसर आ गया। ठीक है, 20 इंटू 22, ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 8 से डिवाइड करके देख लो। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 से 22 कैंसिल, 11 11 इंटू 5 55।
क्या बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, नोट जितने भी आपको नोट मिलेंगे पूरे लेक्चर्स में, ये मान लो एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च करके वो नोट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। थर्ड है आपका, थर्ड इंपॉर्टेंट नोट है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी डिविजिबल बाई 48। मतलब अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लिए तो वो 48 से डिविजिबल होंगे। इससे पहले वाला नोट क्या था? इससे पहले वाला नोट था कि अगर आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। अगर 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं तो 48 से डिविजिबल होगा। 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेके देख लो, एक मैंने 10 लिया, एक 12 लिया और एक 14 लिया। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 नंबर का प्रोडक्ट है, 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव है, 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट 48 से डिविजिबल होगा। हमने कहा चलो ठीक है 48 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 24 और ये 2 से कैंसिल हो गया 7। ठीक है, अब 24 बचा। अब 24 को फिर 2 से कैंसिल किया तो 12 बचेगा और ये 2 से 10 गया 5 बचा। ठीक है, अब ये 12 बचा, 12 से देखो 12 कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर 5 × 7 हो गया कम्प्लीटली डिविजिबल। कोई भी 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट हमेशा 48 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 30, 32 और 34। ये देखो 3 नंबर लिए, अब इनका प्रोडक्ट जो है वो 48 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 48 पहले 2 से डिवाइड किया 24, 2 से 34 गया 17 बचा, फिर 2 से 24 को डिवाइड किया, कितना बचा 12। ठीक है, फिर 2 से मैंने 30 को डिवाइड किया 15। ठीक है, फिर 12 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 3 × 12 और ये 32 4 से डिविजिबल होगा तो 8 आ जाएगा। फिर 3 से 5 कैंसिल, सॉरी 15 कैंसिल 5, तो ऊपर क्या बचा 5, 8 और 17, नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो ये देखो कंप्लीट डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो 2 एग्जांपल इनफ है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो वो 8 से डिविजिबल होगा, 3 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है तो वो 48 से डिविजिबल होगा। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एग्जांपल है, प्रूव डेट n × n+1 × n+5 इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो 6 से डिविजिबल होगा ना। ठीक है, करते हैं, देखो करते हैं। तो इसको लिखा n × n+1, ठीक है, और n+5 लिखा है, तो पहले तो चलो लिख लेते हैं n+5। तो अच्छा 6 क्या होता है? 6 होता है फैक्टोरियल 3, अभी मैंने आपको बताया था। 3 क्या होता है 1 × 2 × 3 6। ठीक है, तो एक्चुअल में इन्होंने बोला है कि ये जो 3 नंबर्स लिखे हैं, 3 नंबर का जो प्रोडक्ट लिखा है वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और अभी जस्ट एक मैंने नोट लिखवाया था, सबसे पहला नोट था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई फैक्टोरियल n। तो ये देखो 3 नंबर से, अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव होते, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ना, n के बाद तो n+1 आएगा इसका नेक्स्ट, बट n+1 के बाद अगला क्या आएगा n+2 आएगा, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है n+5 लिखा हुआ है। तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि 6 से डिविजिबल हो जाता। तो हमने कहा इनको 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, सॉरी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बनाया जाए, कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अभी तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव है, n के बाद n+1 आता है, तो n+1 के बाद अगला क्या आएगा n+2 आएगा, बट वो नहीं है। तो क्या किया जाए? तो कुछ सोचा जाए, है ना, क्या किया जाए? कुछ सोचा जाए। तो हमने देखो क्या किया, n × n+1, यहाँ n+5 है, इसको मैंने ऐसे लिखा n-1, मतलब -1 ऐड किया, और -1 ऐड करोगे तो +1 भी ऐड करोगे, +1 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, 5 + 1 6, सही है ना, 6 - 1 5 आ जाएगा। अब मैंने ये n × n+1 ये जो 2 लिखे हैं, इनका मैंने n-1 से मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा n-1 × n+1, और n × n+1 का 6 में मल्टीप्लाई किया, सही है, ये आ गया। ठीक है, अब तुम ये देखो n-1 n और n+1, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्या बात समझ में आ रही है?
ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। और ये क्या है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है भैया, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। देखो 6 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो ये तो सीधा सीधा मल्टीपल ऑफ 6 है, ये तो सीधा सीधा मल्टीपल ऑफ 6 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब देखो आप, ये अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ये प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किससे डिविजिबल होगा? ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 बोलो या 6 बोल दो, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, तो ये फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6 से डिविजिबल होगा, और ये तो सीधा सीधा 6 का मल्टीपल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है। और अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी डिविजिबिलिटी वाली, जब चीज़ पढ़ाई थी, कि अगर कोई एक नंबर ए है जो सी से डिविजिबल है, कोई दूसरा नंबर बी है जो सी से डिविजिबल है, तो उनका जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो भी सी से डिविजिबल होगा। तो नाउ वी कैन से कि गिवन नंबर यहाँ लिख देते हैं फाइनली। नाउ वी कैन से गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो, एक तो वो वाला प्रॉपर्टी लग गया, वो वाला रूल लग गया जो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था, कि प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n, वो यहाँ पे लग गया, ठीक है। और फिर डिविजिबिलिटी वाली भी एक प्रॉपर्टी लग गई कि एक नंबर सी से डिविजिबल है, दूसरा नंबर भी सी से डिविजिबल है, तो उनका सम भी सी से डिविजिबल होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 24। ठीक है, हमें प्रूव करने की 24 से डिविजिबल होगा। तो जरा 24 के बारे में आपको बता देता हूँ। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, करके देख लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, देखो 24 आ जाएगा। तो एक्चुअल में इन्होंने कहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है हमें प्रूव करना है कि ये 24 से डिविजिबल है, यानी हमें प्रूव करना है कि फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि वो जो नंबर है, अगर मैं उसको प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो वो फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा। यही तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये n है, n स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये n स्क्वायर माइनस 1 था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, n माइनस 1 n प्लस 1, और ये लिखा है 3n प्लस 2। तो मुझे इसको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव तो सीधे सीधे लिखे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिख लूँ, पहले n माइनस 1 लिख लिया, उससे बड़ा n और उससे बड़ा n प्लस 1, 3 तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए। अभी ये चौथा वाला कॉन्जिक्यूटिव की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि n प्लस 1 के बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए, n प्लस 2 आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, सोचते हैं कुछ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनाने हैं। तो अब मैं 3n प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ? 3n प्लस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3n प्लस 6, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अगला टर्म n प्लस 2 लाना है। तो n प्लस 2 कैसे आएगा? अगर यहाँ 3n है तो n प्लस 2 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3n प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n प्लस 6 हो गया। अब बट यहाँ पे तो प्लस 2 था और मैंने यहाँ प्लस 6 कर दिया, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 4 करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस 3n प्लस 2 को मैंने लिख दिया 3n प्लस 6 माइनस 4, इस तरीके से। अब मैंने ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा था, इसका मल्टीप्लाई किया 3n प्लस 6 में, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n प्लस 6, बोलो ठीक है। और उसके बाद इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई माइनस 4 में किया, तो आ गया माइनस 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों से 3n प्लस 6 से 3 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 3n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, और 3n प्लस 6 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, n प्लस 2, और माइनस 4 n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। अब जरा आप गौर फरमाएं, देखो n माइनस 1 के बाद अगला नंबर n आएगा, n के बाद अगला नंबर n प्लस 1 आएगा, n प्लस 1 के बाद अगला नंबर n प्लस 2 आएगा। तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है,
लिखा है कि नहीं? ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 4, दिस इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 4। क्या बात समझ में आई? अब इनको देखो, ये 3 नंबर का कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि नहीं? ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो किससे डिविजिबल होता है? फैक्टोरियल 3 से, डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इन 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में आगे लिखा हुआ है 4, तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा? वो डिविजिबल हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है? फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6, तो 6 इंटू 4 24। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगेन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होगा, और क्योंकि इनके आगे एक 4 और लिखा है, तो ओवरऑल किससे डिविजिबल होगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 24। तो अगेन वही देखो डिविजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये जो पूरा नंबर है, ये जो पहला वाला नंबर है, इसको मान लो ये मैंने ए है, तो ये एक ए नंबर है जो कि 24 से डिविजिबल है, ये दूसरा नंबर बी है जो कि 24 से डिविजिबल है। तो अगर दो नंबर किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल है, तो उनका डिफरेंस भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? तीसरे नंबर यानी कि 24 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फाइनली? हैंस गिवन नंबर, हैंस गिवन नंबर, हैंस गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल हो जाएगा? 24 से। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो देखो आप मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, जो भी आपको रूल्स बता रहा हूँ, उनसे रिलेटेड मैं एक दो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ताकि आप उनको अप्लाई करना सीखो कि जो पढ़ा है उसका अभी तो बहुत छोटे लेवल पे यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, तो मैं बहुत छोटे फ्रेम में आपको उनके यूजेस बता रहा हूँ। जब यही चीज़ें अप्लाई होंगी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे बच्चों को लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया। बात समझ में आ रही है? ये तो हमें पढ़ा ही नहीं गया था, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये पता नहीं इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये वही सब छोटी छोटी बातें हैं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आगे चल के आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर आप बताएं। ठीक है, डाउट रहता है तब भी बताओ, और अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है तब भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।